बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस और उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। लाइफ साइकिल का जो स्केच है वो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। आपने गौर से एक एक स्टेप को समझना है, क्योंकि एक स्टेप अगले स्टेप के साथ थोड़ा रिलेट करता है। अगर एक स्टेप मिस हो जाएगा तो आपको फिर समझ नहीं आएगी। सबसे पहले बच्चे हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। आपको यहाँ एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये बच्चे एक राउंडेड सी बॉडी है, उसके अंदर इसका जीनोम मौजूद है। अगर मैं इसकी लेबलिंग आपको दिखाऊं बच्चे, ये बाहर आपको एक स्पाइक्स या मैं कह लूँ कि कांटे नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। बच्चे इसको कहते हैं वायरल स्पाइक्स। ये मैंने इधर लिखा हुआ है वायरल स्पाइक्स। बच्चे जब हम शुरू में इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो डीएनए वायरस होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो आरएनए वायरस होते हैं। तो इसी तरह ये एक ऐसा वायरस है जो आरएनए है, तो हम कहते हैं आरएनए जीनोम। बच्चे जीनोम किसे कहते हैं? द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम। या एक ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर मौजूद जितनी भी जीन्स होती हैं उसको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं जीनोम का। बच्चे इसके बाहर ये देखें, आपको इन्वेलप नजर आ रहा है। इसको जो जीनोम को इन्वेलप कवर करता है उसको हम नाम देते हैं कैप्सिड का। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन कोट होता है। तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल ये जो आपको रेड कलर का एक फिलामेंट लाइक नजर आ रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल। इसके बारे में बच्चे छोटी छोटी ये देखें कि फ्रेगमेंट्स या ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मौजूद है। बच्चे ये एक एंजाइम है जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये वो एंजाइम होते हैं जिसने ट्रांसक्रिप्शन के अंदर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर रोल प्ले करना होता है। आगे हम चलेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। ये स्ट्रक्चर के बारे में होगा, आगे हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। बच्चे होता क्या है कि ये देखें, ये आपको एक पूरा बड़ा सारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये बच्चे एक सेल है। ये आपको अंदर जो बॉडी नजर आ रही है ये राउंडेड, ये उसका न्यूक्लियस है। तो ये समझ लें कि ये सारा एक सेल है, ये उसका क्या है? न्यूक्लियस है। बच्चे होता क्या है कि ये जो सेल होता है, ये जो सेल है ये इसकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो बच्चे होगा क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और ज़्यादातर क्या होता है आपको पता है कि एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। तो एड्स काज करता है एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ज़्यादातर ये क्या करता है कि जो हमारे इम्यून सेल होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है। तो आप ये समझ लें कि ये जो सेल मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है ये एक इम्यून सेल होता है। बच्चे एक्चुअली होता क्या है कि जो इम्यून सेल होता है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर एक स्पेशल प्रोटीन मौजूद होती है, और उस प्रोटीन का नाम है CD4 प्रोटीन। CD4 प्रोटीन। अगर मैं CD4 प्रोटीन के बारे में थोड़ा बताऊं तो बच्चे इसका जो फंक्शन होता है वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन डिवेल्प करना होता है। इसके अलावा इसका फंक्शन ये होता है कि सेल को रिकग्नाइज करना। तो इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इसका एक फंक्शन या इसकी नेचर ये भी होती है कि ये जो वायरस होता है उसको एक साइट प्रोवाइड करती है अटैचमेंट के लिए। तो होगा क्या कि ये देखिए CD4 प्रोटीन है, ये जो वायरस होगा ये इसके साथ आके क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो स्टेप 1 आपको नजर आ रहा है। स्टेप 1 में क्या है कि हमने लिखा अटैचमेंट है। अटैचमेंट ऑफ एचआईवी वायरस ऑन CD4 प्रोटीन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पहला स्टेप है अटैचमेंट का। बच्चे दूसरा स्टेप ये होता है एंट्री बाय एंडोसाइटोसिस, कि ये अटैच हो जाएगा, उसके बाद ये अंदर की जानिब इंटर होगा। बच्चे ये मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया। पहला स्टेप क्या है कि अटैच होना, उसके बाद ये देखें ये आपको स्पाइक्स बाहर नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये होगा कि ये एंडोसाइट, एंडो का मतलब होता है इनसाइड मूवमेंट। ये आपने एक एक्सोवर्ड पढ़ा था और एक एंडो। तो इनसाइड जो मूवमेंट होती है उसको हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस का। बच्चे इसको आप इधर ले जाएं कि जैसे ही ये बॉडी के अंदर इंटर होगा
इसका जो बाहर जो प्रोटीन कोट है वो बाहर रह जाएगा। ये देखिए, ये आप हमने स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटीन कोट है वो उसका बाहर रह गया। आगे क्या चला गया, उसका जेनेटिक मटेरियल चला गया है, आगे जेनेटिक मटेरियल चला गया है। तो ये इसका क्या है कि वायरल जीनोम है, उसके ऊपर क्या है कि एक कैप्सिड है। बच्चे होगा क्या कि इसके ऊपर ये आपको एक फिलामेंट लाइक नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आरएनए इसका सेपरेट हो गया। बच्चे इसके ऊपर ये रेड कलर में आपको डॉटेड से नजर आ रहे हैं, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने आपको बताया था कि ये एक एंजाइम होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होगा क्या बच्चे कि डीएनए से आरएनए बनना, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है। ठीक है, तो बच्चे होता क्या है कि आरएनए से डीएनए बनता है। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि डीएनए से क्या बने, आरएनए बने, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसकी मौजूदगी में वायरल आरएनए से क्या बनता है, वायरल डीएनए बनता है। तो इस क्योंकि उलट प्रोसेस हुआ है इसलिए हम इसको रिवर्स कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और बच्चे आपको पता है कि डीएनए क्या होता है, एक डबल स्टैंडर्ड होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं, इंटीग्रिडेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, वो आगे उसका काम स्टार्ट हो जाता है, बाकी ये काम है वो खत्म हो गया। तो बच्चे स्टेप 3, वायरल डीएनए इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, वायरल डीएनए फॉर्म्ड होता है, और इसके अंदर किस एंजाइम का रोल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का रोल है। बच्चे आगे चलते हैं, आगे ये होगा कि ये जो डीएनए होगा ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस किसका होता है, ये होस्ट सेल का कह लें या आप कह लें कि इम्यून सेल है। बच्चे एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया कि जो CD4 प्रोटीन होती है वो इम्यून सेल में मोस्टली मौजूद होती हैं, और ये टी हेल्पर मैंने नाम लिखा हुआ है, मैक्रोफेज लिखा हुआ है, डेंड्रेटिक सेल, ये बच्चे सारे के सारे क्या है कि इम्यून सेल है, तो इनके ऊपर CD4 प्रोटीन होती है। अच्छा बच्चे होगा क्या कि ये जो डीएनए है इनकॉर्पोरेट करेगा, तो ये देखें कि इनकॉर्पोरेट होगा तो जो होस्ट होगा उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, और इस अटैच होने के अंदर इंटीग्रिडेज एंजाइम होते हैं, उनका रोल होगा। बच्चे यहाँ मैंने 2 कलर के अंदर डीएनए बनाया है, ये आपको जो पर्पल कलर नजर आ रहा है ये होस्ट डीएनए है, इसके साथ अटैच हो जाता है वायरल डीएनए। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों डीएनए आ गए। बच्चे होगा क्या कि जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी कि अपनी कॉपी बनाता है या प्रोटीन बनाता है, तो उसके साथ क्या होगा, डीएनए जो वायरस का है वो भी क्या कर जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है। तो जब रेप्लिकेट करेगा तो ये 2 अपना यानी कि जेनेटिक मटेरियल या जीनोम बनाएगा। तो बच्चे ये देखें आपको 2 स्टैंड नज़र आ रहे हैं, और इसका जीनोम क्या था, आरएनए था, यानी कि डीएनए से दोबारा क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब बच्चे होगा क्या कि ये जो आरएनए होता है ये 2 किस्म का होता है, ये जो आरएनए होता है ये 2 किस्म का होता है। दोनों में फ़र्क क्या है बच्चे, एक का नाम है जीनोम आरएनए और दूसरा है मैसेंजर आरएनए। दोनों में फ़र्क क्या है बच्चे, जीनोम तो हम जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं ना, ये जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए, या हम कह लेंगे वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम नाम देंगे। तो ये जो आरएनए है इसने जेनेटिक मटेरियल बनाना है किसका, एचआईवी वायरस का, और ये क्या है कि मैसेंजर आरएनए। आपको ये पता होगा मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो प्रोटीन बनाना किसका काम है, मैसेंजर आरएनए का काम है। ये प्रोटीन कौन सी बनाएगा, सवाल ये पैदा होता है। बच्चे आपने अभी पढ़ा था कि एक तो वायरस का जीनोम होता है, उसके ऊपर भी क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से एक पूरा वायरस बनाने की तैयारी हो रही है, एक दोबारा से पूरा वायरस बनाने की तैयारी हो रही है। बच्चे होगा क्या कि ये जो जीनोमिक आरएनए है, ये आरएनए है, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो 5वां स्टेप, वायरल आरएनए यूज टू मेक प्रोटीन, कि जो आरएनए होता है उसको दोबारा क्या है कि प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 5 है आपका। इसके बाद बच्चे होगा क्या कि ये देखें एक जीनोम है, उसके इर्द गिर्द क्या है कि ये जो आपको ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हमने कहा कि ये क्या है, वायरल प्रोटीन है। बच्चे होगा क्या, ये जो वायरल प्रोटीन होती है ये जीनोमिक आरएनए के सराउंडेड दोबारा से इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी।
ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये दोबारा इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर अब आ जाता है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में हम देखेंगे क्या होगा। बच्चे मैंने कहा कि ये जो आरएनए आपको फिलामेंट नजर आ रहा है, इसके इर्द गिर्द क्या होगा कि प्रोटीन दोबारा से इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए आपको आरएनए नजर आ रहा है, इसके इर्द गिर्द ये क्या हुआ कि दोबारा से ये प्रोटीन इकट्ठी होना स्टार्ट होगी। अब इन्होंने करना क्या है, बेसिकली बच्चे इन्होंने बनाना है प्रोटीन कोट जो कि वायरस का होता है। तो स्टेप नंबर 6, आरएनए प्रोटीन मेक कवर, कि जो आरएनए प्रोटीन है जो कि मैसेंजर आरएनए से बनी है, बच्चे उसने क्या बनाना है, प्रोटीन कोट बनाना है जो कि वायरस को क्या करेगा, कवर करेगा। तो स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ कि आरएनए जो प्रोटीन्स थी उन्होंने कवर बना दिया जो कि वायरस को सराउंड करेगा। अब बच्चे होगा क्या कि यहाँ सेल के अंदर दोबारा से एक इस तरह का, ये जो आपको शुरू में नजर आया था HIV वायरस, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। अब बच्चे हुआ क्या, यहाँ मैंने सिर्फ एक वायरस की रेप्लिकेशन या एक वायरस के बनने का तरीका बताया है। बच्चे इसका मतलब ये नहीं कि एक बनता है, यहाँ बहुत ज़्यादा कॉपी बनती है, बहुत ज़्यादा कॉपी बनती है। ठीक है, होगा क्या कि ये जब बन जाएगा, अब इसने क्या है कि होस्ट सेल से निकलना है, किसी और सेल पे जाके अटैक करना है। तो होगा क्या, जब यहाँ बन जाएगा, यहाँ ये वायरस है वो बन जाएगा, तो बच्चे इसने अब बाहर निकलना है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ आके ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, इसको बाहर की जानिब धकेलेगा और ये इतनी मेम्ब्रेन को अपने साथ लेके रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है कि ओरिजिनल वायरस बन गया जिसको हम कहते हैं HIV वायरस। तो स्टेप नंबर 7, न्यू वायरस रिमूव्ड बाय एक्सोसाइटोसिस। बच्चे जब इंटर हुआ था तो मैंने क्या कहा था, एंडोसाइटोसिस। अब ये रिमूव हो रहा है तो इसको हमने क्या कहा, एक्सोसाइटोसिस। तो बच्चे जो आउटसाइड मूवमेंट होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सोसाइटोसिस, और जो इनसाइड मूवमेंट होती है उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं एंडोसाइटोसिस। तो बच्चे ये देखें कि यहाँ से इंटर हुआ, यहाँ आपने डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म की, अपनी रेप्लिकेशन की, अपनी कॉपी बनाई, और फिर क्या है कि सेल से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ कि HIV वायरस होता है वो अपना साइकिल कंप्लीट करता है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट है वो आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।